ठोसों की अपनी एक विशेषता होती है कि उनका एक निश्चित आकार होता है। जब बाहरी बल लगाए जाते हैं तो वे विकृत हो सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। देखिए, जब भी बाहरी बल लगाए जाते हैं, यहाँ जब मैं बल शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो मैं विकृत करने वाले बलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि केवल जब आप किसी स्वतंत्र वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर वस्तु स्वतंत्र है तो उस पर त्वरण लगेगा। लेकिन इस अध्याय में हम मानते हैं कि वस्तु कम से कम एक भाग में स्थिर है, तभी आपका बल विकृत करने वाला हो सकता है। आपको बल और विकृत करने वाले बल के बीच का अंतर जानना चाहिए। वही बल जब किसी स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है तो विकृत करने वाला बन जाता है। अगर वस्तु स्वतंत्र रूप से चल रही है या चलने के लिए स्वतंत्र है तो लगाया गया बल केवल उसके त्वरण में ही वृद्धि करेगा, यह उसे विकृत नहीं करेगा। तो इस अध्याय में हम हमेशा विकृत करने वाले बल की ही बात करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब यह बात स्पष्ट हो गई है। वही बल जब किसी स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है तो उसे विकृत करने वाला बल कहा जाएगा। ठोसों का एक निश्चित आकार और निश्चित रूप होता है। इस रूप के लिए इन्हें विकृत करने के लिए हमें कुछ बाहरी बलों की आवश्यकता होती है, जिन्हें विकृत करने वाले बल कहा जाता है। जब विकृत करने वाला बल लगाया जाता है तो अणुओं के बीच की बलें इसका विरोध करेंगी। लेकिन अगर विकृत करने वाला बल हावी हो जाए तो जाहिर है कि लंबाई, आयतन और आकार में बदलाव आ सकता है। अब विकृत करने वाले बल ने अपना काम कर लिया है। अब विकृत करने वाले बल को हटाने के बाद क्या बचता है? अब वस्तु केवल अपनी अणुओं के बीच की बलों के साथ रह जाती है। अगर वस्तु अपनी मूल आकृति वापस पाने की स्थिति में है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु प्रत्यास्थ है। अगर वस्तु अपनी मूल आकृति वापस पाने की स्थिति में नहीं है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु प्लास्टिक है। असल में ये दोनों ही स्थितियां चरम हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब है कि वस्तु विकृति के बाद बल हटाने पर पूरी तरह अपनी आकृति वापस लेती है, और पूर्ण प्लास्टिक का मतलब है कि उसमें बिल्कुल भी पुनर्स्थापन नहीं होता। जो हम व्यावहारिक या रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, चीजें इन दोनों के बीच होती हैं, वे मिश्रित व्यवहार दिखाती हैं। लेकिन आम जनता में आप देखेंगे कि एक मिथक है, एक लंबी गलतफहमी है। इस प्रत्यास्थ प्रकृति के बारे में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर योग के विभिन्न आसन दिखा रहा है, तब आप कहते हैं कि उसका शरीर अधिक प्रत्यास्थ है। असल में आप किसी फुटवियर की दुकान पर जाइए और वहां कुछ मिनट रुकें, तो आप देखेंगे कि कुछ पढ़े लिखे लोग वहां आते हैं और वे चप्पल या जूते की पट्टी को लेकर इस तरह खींचते हैं और कहते हैं, मुझे और अधिक प्रत्यास्थ पट्टी चाहिए। उनका यह विचार है कि अगर पट्टी ज्यादा खींचती है तो वह ज्यादा प्रत्यास्थ है। वास्तविकता तो इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर वह अधिक प्रतिरोध करता है तो जाहिर है कि वह कम खींचेगा। अगर कोई चीज कम खींचती है तो वह अधिक प्रत्यास्थ होती है। मान लीजिए आपके सामने दो पहलवान हैं और दोनों अपने हाथ क्षैतिज रूप से इस तरह फैला रहे हैं। वे आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आकर उनके हाथों को परेशान करें, या वे अपने हाथ मोड़ लेते हैं। आप एक के पास जाते हैं और जैसे ही आप छूते हैं उसका हाथ मुड़ जाता है। आप दूसरे पहलवान के पास जाते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप जोर लगाते हैं, झटका देते हैं, यहाँ तक कि लटक भी जाते हैं, लेकिन उसके हाथ, पहलवान के हाथ क्षैतिज ही रहते हैं। वह अधिक प्रत्यास्थ है। याद रखिए, जो तुरंत विकृत हो गया या तुरंत मुड़ गया वह कम प्रत्यास्थ है। तो अब यह विचार स्पष्ट हो जाना चाहिए। वह वस्तु जो अधिक प्रतिरोध करती है, जो परिवर्तनों का अधिक विरोध करती है, उसे अधिक प्रत्यास्थ कहा जाता है। हम आगे विभिन्न स्थिरांक, प्रत्यास्थता के स्थिरांक जैसे यंग्स मापांक, आयतन मापांक और शीयर मापांक के बारे में जानेंगे।
यहाँ तक कि हम अगले एपिसोड्स में पॉइसन अनुपात के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ मैंने इनके बीच संबंध दिया है y बराबर 2 एटा 1 प्लस सिग्मा और 3 के। यहाँ के आयतन मापांक है, कोष्ठक में है 1 माइनस 2 सिग्मा। इन स्थिरांकों के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, जो है 9/y 1/b प्लस 3/एटा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यंग्स मापांक वाई बी आयतन मापांक और एटा शियर मापांक होता है, जिसे कठोरता का मापांक भी कहा जाता है।